Hello students, my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. आज स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट कोड ME307 थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ब्रेक इवन एनालिसिस। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि हमें प्रोडक्ट को बेचना होता है और बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट को ख़रीदना होता है। लेट्स सपोज़ आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी। और उस प्रोडक्ट को जब आप बना देंगे उसके बाद उसको आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस से ये पता चलता है कि हम ऐसा पॉइंट या ऐसा टाइम या इतनी क्वांटिटी हमें पता चल जाए, उसके बाद हमने जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट लगाया है वो हमें मिल जाए, और उस पॉइंट के बाद हम जितना भी सेल करें वो हमारा प्रॉफिट हो। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, 3 टाइप की कॉस्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कंपोनेंट इज़ कैलकुलेटेड एज फ्लो। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है हम लोग देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में वो कॉस्ट आती है जो एक बार हमारी किसी प्लांट को लगाने में या किसी मशीनरी को लगाने में वो लग गई। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो हर प्रोडक्ट हम हर कंपोनेंट जब जब बनाएंगे तो वो कॉस्ट उसको बनाने में वो ऐड होती जाएगी। और जो टोटल कॉस्ट है वो है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं। पहला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? जैसा कि बताया, दिस कॉस्ट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स रहती है। यदि हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, हमें मशीनरी की ज़रूरत है, वो एक ही बार खरीदेंगे हम लोग, तो वो आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। कितनी क्वांटिटी रोज़ बन रही है, कितने कंपोनेंट रोज़ आपके निकल रहे हैं, इससे इस कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कॉस्ट बिल्कुल भी इन क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। यदि आप एक कंपोनेंट बनाएंगे तो भी ये कॉस्ट, सपोज़ 1 लाख रुपए आनी है तो 1 लाख आएगी, और आप 10 लाख कंपोनेंट बनाएंगे तो भी ये कॉस्ट 1 लाख ही आएगी। अब वेरियस फिक्स कॉस्ट आर, आपको वेरियस कॉस्टेस क्या क्या हैं? सेटअप कॉस्ट मींस एक मशीन को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट आती है। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट किया, लैंड में किया। इंटरेस्ट, वो भी आपका फिक्स जाना है। सपोज़ आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिए तो उसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, वो फिक्स आएगा आपका। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका कुछ एक कंपोनेंट आप 10 लाख रुपए लिए और आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपका 50 लाख ले। मेरे कहने का मतलब है, जब भी जैसे 10 लाख रुपए आप लोगे, यदि सपोज़ आपने एक बैंक से 10 लाख रुपए लिए और आप एक प्रोडक्ट ही बना रहे हैं या आप 50 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो आपको सेम देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन मतलब समय के साथ में जो गिरावट आती है प्रोडक्ट के उसमें, वो भी फिक्स कॉस्ट में आएगी। बिल्डिंग का रेंट हो गया, आपने कोई बिल्डिंग ली है, कोई जगह ली है रेंट पे, इंश्योरेंस के चार्जेस हो गए, ये सब आपके फिक्स कॉस्ट में आते हैं। ये आपको देना ही देना है, चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाओ चाहे आप 1 लाख प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट जो कॉस्ट आती है वो आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट वेरीज रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये कॉस्ट जो है ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब यदि आपका वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये है एक प्रोडक्ट का, तो यदि आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी 2 रुपये आएगी, आप 20 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी 40 रुपये आएगी, आप 10 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी 20 रुपये आएगी। इस टाइप से ये हर क्वांटिटी हर कंपोनेंट के साथ में फिक्स होती, वेरिएबल होती है। मतलब उसकी एक क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट यही लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन रेजेस
मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी जब भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी बढ़ेगी। इट डिक्रीजेज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज। हाँ, लेकिन ये कम भी हो सकती है। कब कम होगी? जब आपकी कम क्वांटिटी बन रही हो या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज़ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपये लग रहे हैं सपोज़ आपको, तो आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तो आपके 200 रुपये लगे। अब आप 50 ही बना रहे हैं अगले महीने तो आपके 100 रुपये लगेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपये लग रहे हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? जैसे लेबर की कॉस्ट है आपकी। अब आपने जैसे आप सपोज़ एक महीने में 10,000 पीस बना रहे हैं, अब तो आपने उसमें 10 लेबर को हायर किया हुआ है। अगली बार आप अगले महीने में 20,000 पीस बना रहे हैं तो उसमें आपने 20 लेबर को हाई किया है। और सपोज़ उससे अगला महीना ऑफ सीजन है, मतलब आप उसमें 1,000 प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तो उसमें आपको 10 लोगों की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही लोग को लगाया, तो ये कॉस्ट बढ़ और घट रही है। और दूसरी कॉस्ट पावर की, इलेक्ट्रिक, फ्यूल। आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे तो मशीनें ज़्यादा चलेंगी, मशीनें ज़्यादा चलेंगी तो बिजली ज़्यादा खाएगी, बिजली ज़्यादा खाएगी तो बिल ज़्यादा आएगा आपका। हो सकता है आपका जनरेटर हो वहाँ पे, तो जनरेटर में फ्यूल आपका लग रहा है। तो इस टाइप से ये जो कॉस्ट है ये वेरी करती है। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, तो क्या आता है? टोटल कॉस्ट। अब हम वो सपोज़ मान लेते हैं एफ़ तो है हमारी फिक्स कॉस्ट, एन है हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब हम कितनी क्वांटिटी हमको चाहिए, और वी है हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमेशा पर यूनिट में होती है, मतलब प्रति यूनिट, एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या आई? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आई फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड क्वांटिटी को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। और कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या आई? कॉस्ट ऑफ बाइंग आएगी आप कितना बेच रहे हो, तो आप कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, वो एन आ जाएगा। और पी मतलब किस रेट में बेच रहे हो, पी मतलब प्राइस ऑफ 1 यूनिट बॉट इन मार्केट, मतलब परचेज, आपको क्या मार्केट में लोग परचेज कर रहे हैं, किस रेट से या खरीद रहे हैं। तो ये आपको नोटेशन याद भी रखना है फ्रेंड्स। एफ प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई वी, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ बाइंग एन इंटू एक प्रोडक्ट को बाई करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, और एन मतलब कितने प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हो। अब आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो आप ये लाल लाइन देख रहे हैं रेड वाली, ये है फिक्स कॉस्ट की लाइन, आप देख रहे होंगे। और ये जो डायग्राम है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये है डॉलर और नंबर ऑफ यूनिट, मतलब एक तरफ तो यूनिट है, मतलब कितनी यूनिटें बन रही हैं, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000। और यहाँ कितने हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, $2,000, $20,000, $40,000, $80,000, ऐसे डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है। अब हम जैसा कि हमने बताया था कि फ़िक्स कॉस्ट किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो हमने जो फ़िक्स कॉस्ट लगा दी $1,00,000, वो हमारी फ़िक्स है, चाहे हमारी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ रही हो। लेकिन हम दूसरी कॉस्ट देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो आपकी प्रोडक्ट के साथ बढ़ेगी, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, पर यूनिट क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगी। और आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आपकी फ़िक्स तो इतनी लगी गई, और उसके साथ में यदि आप 4,000 पीस बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट इतने डॉलर आएगी। यदि आप 8,000 पीस बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट, देखो आपको कैसे निकालना है, 8,000 को लेके जाना है ऊपर, और लाइन पे जहाँ कट रहा होगा उसके सामने की कॉस्टिंग देखनी है। सपोज़ आप 10,000 पीस बना रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, 1,20,000। इस टाइप से आपकी टोटल कॉस्ट दिखती है। अब साहब ये तो हो गया, अब हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, मतलब हम एक यूनिट बेच देंगे तो हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, वो कैसे देखेंगे। जब आप 0 यूनिट बेचेंगे तो आपको 0 पैसा मिलेगा, जब आप 2,000 बेचेंगे तो आपको कुछ कॉस्ट मिलेगी, ऐसे 4,000 बेचेंगे, 6,000, 8,000, 10,000, तो आपका ये जो कर्व है ये सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा रेवेन्यू के हिसाब से। जहाँ पे रेवेन्यू मतलब हमने जो प्रोडक्ट बेचे उससे पैसा मिला, और कितना पैसा लगाया, टोटल कॉस्ट, जो दोनों लाइनें जहाँ कट होगी वो हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब
ब्रेक इवन पॉइंट को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस लाइन। मतलब वहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी इस डायग्राम के हिसाब से? 10,000। यदि हम 9,000 यूनिट ही सेल कर पाएंगे ना और पैसा लगा दिया हमने तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमें 10,000 तो मिनिमम सेल ही करनी है, उसके ऊपर ही सेल करनी होती है। इस टाइप से आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो दो लाइनें दिख रही थी, जहाँ भी कटती है वो आपका क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। इफ़ क्वांटिटी इज़ लेस देन बाइंग इज चीपर, इफ़ क्वांटिटी इज़ मोर देन मेकिंग विल बी चीपर। इसका मतलब क्या है? यदि आपकी क्वांटिटी कम है, सपोज़ आपको 2,000-4,000 पीस ही चाहिए, तो आप प्लांट भी लगाओगे, सारी कॉस्ट ऐड करोगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद यदि की जो क्वांटिटी है वो आपको चाहिए तो आप सब कुछ लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपको क्या रहेगा? लॉस रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के यदि हम आगे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वो पॉइंट से पहले रहेंगे तो आपको लॉस होगा। तो आई होप आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया। वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है वो हमें निकालना पड़ता है। इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।